हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चाइना की विस्तारवादी नीति है। दोस्तों, चाइना ने देखिए अपने सैन्य और जो आर्थिक ताकत है उसकी वजह से ही जो यूएसए जैसा बड़ा देश हो गया या फिर ब्रुनेई जैसे जो छोटे देश हैं उन पर कब्जा कर रखा है किसी न किसी भी रूप में। ऐसा नहीं करें कि उनकी लैंड कोई उसने एक्वायर किया है, किसी न किसी रूप में कब्जा कर रखा है या फिर विवाद चल रहा है उसका। तो अगर हम बात करें आगे चाइना की, तो रूस और कनाडा के बाद देखिए दोस्तों, चाइना सबसे बड़ा देश है और इसका एरिया कितना है, 97 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इसका एरिया है दोस्तों। और अगर इसकी लैंड बॉर्डर की बात करें तो 14 देशों से इसकी लैंड बॉर्डर लगती है। विश्व में सबसे ज़्यादा देश जो बॉर्डर शेयर करता है वो चाइना ही है दोस्तों। और इसका कितना किलोमीटर, किलोमीटर में अगर हम बात करें कि कितनी है, तो वो लगभग है 22,117 किलोमीटर है जो इसकी लैंड बॉर्डर लगती है विभिन्न देशों के साथ। ठीक है। और जिन देशों की इसकी बॉर्डर लगती है उनमें किसी न किसी रूप से दोस्तों विवाद है। और इसी विवाद के बारे में हम बात करेंगे कि किन देशों के साथ चाइना, वो 6 देश जो हैं दोस्तों, वो कौन से हैं जिन पर चीन का कब्जा है। तो हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे, आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, मैप में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, जिससे आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आसानी से आप लोग बाद में चीज़ों को समझ सकें कि चाइना की नीति क्या है। और वो अपनी नीति के तहत भारत में भी अभी उसको लागू किए और गलवान घाटी का जो मुद्दा उठा है वो इसी नीति का एक उसका हिस्सा है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहला कौन सा ऐसा प्रांत है जो चाइना के मतलब उसके कब्जे में है चाइना के, तो वो है पूर्वी तुर्किस्तान। देखिए यहाँ पर पूर्वी तुर्किस्तान है, लेकिन चाइना में लोग सिंजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिंजियांग प्रांत के नाम से। और इस सिंजियांग प्रांत में ही दोस्तों उइगर मुसलमान रहते हैं। उइगर मुसलमान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। लगभग 10 लाख की संख्या में दोस्तों उइगर मुसलमान यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब चाइना ने। और इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और इनको इनके धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता है। चाइना ने इसको कब्जा कर लिया था दोस्तों 1949 में। कब? 1949 में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसको ऑटोनोमस रीजन बना दिया था दोस्तों। ठीक है। और अगर बात करें कि कब्जा कैसे किया था, तो 1900 वही 23 मई के आसपास अगर बात करें तो 1950 आते आते चीन ने मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक भेजे थे यहाँ पर और कब्जा कर लिया था। और कहता है चाइना कि ये हमारा प्रांत है बस। बाकी जो यहाँ पर रहने वाले उइगर मुसलमान हैं, अगर उनके रिलीजन देखें कि उनका धर्म कहाँ से मिलता है, तो वो जो तुर्किक लोग होते हैं उनसे वो मेल खाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें एरिया, तो इसका एरिया कितना है, 16.60 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ईरान के लगभग बराबर है। भाषा इसकी है चीनी उइगर और धर्म इस्लाम है दोस्तों। ठीक है। और अगर थोड़े से बात करें, इसमें देखिए लिखा है इस क्षेत्र पर जनवादी गणतंत्र चीन का नियंत्रण है और उसने इसे सिंजियांग नामक राज्य में गठित किया है दोस्तों। ठीक है। हालांकि यहाँ अलगाववादी भावना समय समय पर तीखी होती रहती है। चीन पूर्वी तुर्किस्तान नाम का विरोध करता है। ठीक है? वही पूर्वी तुर्किस्तान जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको बड़े मैप में एक बार देख लेते हैं अच्छी क्लियरिटी के लिए। तो दोस्तों देखिए ये मैप है इंडिया का। यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा जूम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये अपना देश है। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, यहाँ पर तिब्बत आप देखते होंगे, लिखा रहता होगा मैप में, लेकिन उसको भी कब्जा कर लिया चीन ने। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। और आगे हम लोग चलते हैं, देखिए जूम करते हैं। ये किर्गिस्तान है। यहाँ पर जो ये एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सिंजियांग प्रांत है। यहीं पर उइगर मुसलमान है और इनको मतलब जो इनकी एथेंसिटी है वो किससे मिलती है, जो किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान के लोग हैं, तुर्किक लोग, उनसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी चाइना ने इनको कब्जे वाले क्षेत्र में ले रखा है और जब ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये जो एरिया है ये है सिंजियांग प्रांत का इतने में, और यहीं पर उइगर मुसलमानों को रखा गया है। और अमेरिका हो गया, कई बड़े बड़े देश इसको लेकर प्रतिरोध जताते रहते हैं कि आप इन मुसलमानों को जो कैद करके रखा है इनके साथ मतलब मानवता बरतिए और इनके साथ अत्याचार मत कीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं और दूसरे क्षेत्र के बारे में जिन पर चाइना का कब्जा है। तो दोस्तों दूसरा रीज़न है, अगर हम बात करें कि किस पर कब्जा है, तो वो है दोस्तों तिब्बत का क्षेत्र। और कहीं ना कहीं ये ऐसा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है दोस्तों। इसकी वजह से भारत और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1949 में दोस्तों, जब चाइना में गृह युद्ध खत्म हुआ था, तो जब वहाँ के जो लीडर थे माओ जेडुंग, उनकी मतलब एक नीति थी और उसी नीति को अग्रसर करते हुए मतलब फॉलो करते हुए जो चाइना के लीडर हैं वो आगे बढ़ते रहे। उनकी नीति थी मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो, मतलब कब्जा करते रहो। उसी के तहत वो जिनकी बाउंड्री टच होती है चाइना की जिन जिन देशों से, तो कहीं ना कहीं वो एक एक कदम बढ़ाते हैं अपने बॉर्डर में और धीरे धीरे ज़मीन को कब्जाते हुए चले जाते हैं। यही नीति उन्होंने अपनाई थी दोस्तों। कब? तिब्बत के क्षेत्र में। उनका मानना था कि तिब्बत जब तक मतलब चाइना का नीति ये थी कि जब तक तिब्बत को कब्जा नहीं कर लेते तब तक उनकी आज़ादी मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि चाइना में जब गृह युद्ध खत्म हुआ था
तो जो नेता थे वहाँ के, वो उनकी नीति थी कि जितनी ज़मीन मिलती जाए उनको कब्ज़ा करते जाओ, ठीक है। और जो तिब्बत का रीज़न है, जो यहाँ के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, कहीं ना कहीं ये युद्ध का कारण बने थे, क्योंकि जब इन्होंने 1959 में जो दलाई लामा थे विद्रोह किया था कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो फिर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सोल्जर मतलब भेज कर इनको टॉर्चर करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए कहा था कि हम आपको निमंत्रण देते हैं। लेकिन जो दलाई लामा के दोस्तों शिष्य थे, उन्होंने मना किया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं तो चाइना आपको कैप्चर कर लेगा, फिर टॉर्चर करेगा, जो भी चाइना की नीति है। इस वजह से फिर चाइना जो दलाई लामा है वो उनको पनाह दी थी। किसने? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने धर्मशाला में पनाह दी थी। आप लोगों ने सुना होगा कि धर्मशाला में जो दलाई लामा है उनको रखा गया है, वो वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कई बार इस चीज़ को। और दोस्तों चीन कहीं ना कहीं जो दलाई लामा है उनको अलगाववादी मानता है, और तिब्बत में आज भी अगर आप लोग देखें तो जो वहाँ पर भाषण दिए जाते हैं और प्रेस जो है वहाँ पर उतनी स्वतंत्रता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि देखिए इसमें भारत और चीन का इस मुद्दे पर मतलब विवाद क्यों है, देखिए क्योंकि भारत तिब्बत का सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाया है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रीज़न था अगर हम बात करें व्यापार का, क्योंकि भारत बहुत ही कम मात्रा में निर्यात करता है और आयात बहुत ही बड़ी मात्रा में करता है। तो उस समय चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तिब्बत को लेकर, तो हम आपका जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो चाइना निर्यात करता है भारत को, वो उसमें कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के आसार थे। इसलिए भारत ने कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाया तिब्बत को लेकर, ठीक है। और अगर बात करें पहले की, तो पहले ये 1821 में दोस्तों जो तिब्बत है ये आज़ाद था। ऐसा नहीं है कि पहले से ये इसके चाइना के कब्ज़े में था, तो पहले आज़ाद था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ही बड़ी मात्रा में इसमें अपना पालन किया जाता है। और जब कब्ज़े से पहले अगर हम बात करें, तो कब्ज़े से पहले लगभग 6,000, कितने दोस्तों, 6,000 बौद्ध मठ मठ जो होते हैं वो तिब्बत में थे। लेकिन जब चाइना ने कब्ज़ा कर लिया तिब्बत को, तो अब इसमें देखिए गौर करने वाली बात है कि जो बौद्ध मठ हैं वो 100 से भी कम हो गए। तो दोस्तों अगर हम बात करें अगला राष्ट्र, अगला रीजन कौन सा जिस पर चाइना का कब्जा है, तो वो है ताइवान, ठीक है दोस्तों। जो ताइवान दोस्तों एक ऐसा राष्ट्र है जो राष्ट्र होते हुए भी राष्ट्र नहीं है, मतलब कि देखिए इसकी खुद की सेना है, खुद की इसकी करेंसी भी है, बट इसको एक जो कंट्री का होता है स्टेटस वो नहीं मिला हुआ है दोस्तों, क्योंकि इस पर चाइना का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। पहले इसको यूएन की सदस्यता भी मिली थी दोस्तों, बट इसको बाद में वो भी कैंसिल कर दिया गया था। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री या इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करें तो आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए हम लोग पहले मैप में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए पहले जो चाइना था दोस्तों, ये जो चाइना आप देख रहे होंगे ये इतना, ठीक है, ये पहले इस पर जो किंग डायनेस्टी थी, ये किंग जिसको बोला जाता है, क्योंकि इसका यहाँ पर शासन था दोस्तों, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। तो इसका हुआ क्या, देखिए दोस्तों, तो जो जापान है वो पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। जापान ने क्या किया, यहाँ पर हमला कर दिया, और जिसका ये रीज़न है ये कब्ज़ा कर लिया। और जो आज का ये साउथ कोरिया आप देख रहे हैं ना, इसको भी चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और जो ये ताइवान देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये छोटा सा जो रीजन आपको दिख रहा होगा ये ताइवान है, ठीक है। इसको भी कब्जा कर लिया किसने, जो जापान ने इस पर हमला कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे भारत में वंश के लोग, कई वंश के लोग शासन किए थे, वैसे यहाँ पर भी किंग डायनेस्टी थी जिसने यहाँ पर शासन किया दोस्तों, ठीक है। तो हुआ क्या इसके बाद, फिर हुआ इसके बाद दोस्तों फिर कि जैसे भारत नहीं, छोटे छोटे जब ब्रिटिश वहाँ पर शासन करते थे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भारत विभाजित हो गया था। तो चाइना के अंदर भी यही हुआ कि छोटे छोटे कई गुट बन गए, यहाँ पर कई राष्ट्र बन गए, छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो गया, ठीक है दोस्तों, चाइना। और जैसे फिर अगर हम इंडिया में बात करें तो वल्लभ भाई पटेल ने कुछ हद तक जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने भी यूनिफाइड करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक राजा थे सम्यात सेन जिनका नाम था, उन्होंने यूनिफाइड करने की कोशिश की दोस्तों, ठीक है। लेकिन उनकी जब मृत्यु हो गई 1925 के आसपास आई थिंक, तो हुआ क्या, यहाँ पर दो गुट बन गए दोस्तों। कितने गुट बन गए, दो गुट बन गए। एक नेशनलिस्ट थे और दूसरे कम्युनिस्ट थे जो आज यहाँ पर शासन करते हैं दोस्तों, ठीक है। जब दो गुट बन गए दोस्तों, तो उनके बीच में आपस में वॉर होने लगी। जब वॉर होने लगी तो जो वहाँ पर राष्ट्रवादी लोग थे उनको मतलब कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। तो वो भाग कर फिर कहाँ पर आए, वो भाग कर ये इस ताइवान वाला जो ये आपको दिख रहा होगा एरिया, यहाँ पर आकर भाग कर रहने लगे, ठीक है। किसकी बात करें हम लोग, जो राष्ट्रवादी लोग थे। और जो कम्युनिस्ट लोग थे वो फिर यहाँ पर शासन करने लगे, और वो उनके लीडर कौन थे, जो माओ जेदांग, जिनके बारे में अभी हमने पहले बात की। तो फिर जो राष्ट्रवादी लोग थे यहाँ पर आके रहने लगे, फिर इन्होंने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना दोस्तों, ठीक है। और जब ये युद्ध खत्म हो गया था दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो ताइवान फिर यूएसए के पास गया था, मतलब उसके संरक्षण में चला गया था। फिर 1954 में, कब दोस्तों,
1954 में यूएसए ने मतलब जो राष्ट्रपति थे आइजनहावर, आपने सुना होगा, ताइवान के साथ एक रक्षा संधि भी की थी कि हम सपोर्ट करेंगे, आपको सहयोग देंगे युद्ध वगैरह में लड़ने के लिए, ऐसा कुछ। फिर स्टार्टिंग में देखिए यूएन का ये सदस्य था कब, जो आप ये देख रहे होंगे ताइवान ना, ये यूएन का सदस्य था। बट चाइना के साथ जब रिलेशन बढ़ते गए, जो आज का ये चाइना है जिसे हम कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूएस के इसके साथ रिलेशन बढ़ते चले गए, पॉजिटिविटी आती गई दोनों में, तो फिर जो इसका स्टेटस था यूएन का जो इसको मिला हुआ था, इसको कैंसिल कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और फिर 1971 में चाइना का मतलब चाइना को यूएन का सदस्य बना दिया गया। तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये थी दोस्तों ताइवान की हिस्ट्री। अगर हम बात करें, देखिए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया दोस्तों 36,197 किलोमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, गिनी बिसाओ के बराबर है दोस्तों, ये कंट्री है ये। भाषा इसकी तिब्बती, चीनी और धर्म है बौद्ध और ताओ दोस्तों, ठीक है। इसकी जीडीपी आप लोग देख सकते हैं 98.80 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक कंट्री है दोस्तों। इसने मतलब अपने आर्थिक और जो इसकी हाईटेक डिवाइसेस वगैरह, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इसके दम पर ही अपनी पहचान बनाई है ताइवान में, ठीक है। तो इसी वजह से ताइवान को कब्जाने की अगर जो कोशिश कर रहा है चाइना, तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है दोस्तों। आप लोगों ने कई डिवाइसेस सुनी होंगी ताइवान की, जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी मटेरियल होता है, उन्होंने इसमें, जो ताइवान की कंट्री है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब अपना दबदबा बना रखा है। इसी वजह से चाइना की कोशिश है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें तो भविष्य में चाइना इसको भी अपने कब्ज़े में ले लेगा। आप तो अगला देश है दोस्तों हांगकांग। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डेवलप इसके नेशन के तौर पे ये जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एशिया का एक तरीके से हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल हब होता है वो हांगकांग है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, और बड़े बड़े देशों के जो बैंक हैं और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके थ्रू ही आप लोगों ने सुना होगा चाइना ने किसी कंट्री को लोन दिया, इतना ढेर सारा लोन देता है, जो अफ्रीका की कंट्री हो गई, कई सारी कंट्री जो हो गई, उनको जो अगर लोन देता है ना चाइना, तो वो जो यहाँ के बैंक हैं उन्हीं से वो करेंसी निकाल कर वो लोन देता है, चाइना इसके थ्रू ही देता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें कि हांगकांग क्या है, तो देखिए हांगकांग पर किसका शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था दोस्तों, ठीक है। और 1838 में जो ओपियम का वॉर हुआ था दोस्तों, 1838 में ओपियम का वॉर हुआ था, उस पर चाइना ने मतलब इसको दे दिया था किसको, ब्रिटिश जो लोग थे उनको दे दिया था, क्योंकि जो व्यापार करते थे जब अंग्रेज़ अफीम का व्यापार करते थे इंडिया के थ्रू, तो चाइना के लोग उस जो राजा थे वो मना करते थे कि आप एक्सपोर्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आदी हुए जा रहे हैं। लेकिन फिर अंग्रेज़ नहीं माने और उन्होंने वॉर कर दी, फिर इसको ले लिया। फिर ट्रीटी ऑफ नैंकिंग साइन हुई थी 1842 के आसपास, जिसके तहत ये एरिया चाइना को देना पड़ा था। फिर आफ्टर दैट मतलब 1897 में एक और ट्रीटी साइन हुई, इसके तहत 1897 में, इसके तहत 100 साल तक के लिए हांगकांग को देना पड़ गया किसको, ब्रिटेन को, मतलब 1997 तक के लिए, ठीक है। इसके बाद 1900 दोस्तों 84 जब मतलब 1997 पास आने लगा, तो 1984 में एक और ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत 50 सालों के लिए जो इसकी स्वतंत्रता है, इसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसको मतलब चाइना कुछ नहीं, उसका हनन नहीं करेगी। लेकिन चाइना ने इसका उल्टा किया, जैसा हमेशा वो जाना जाता है अपनी नीतियों के विरोध, मतलब हमेशा वो करता है, हमेशा आक्रामक रवैया अपनाता है, कोई भी नीति हो गई तो उसका विरोध करते हुए उसने अभी एक कानून पास कर दिया जिसे हम लोग प्रत्यर्पण बिल कहते हैं। मतलब कि अगर हांगकांग में कोई विरोध करेगा चाइना का, क्योंकि चाइना में तो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और यहाँ पर जैसे हम लोग चाइना में कोई सरकार नहीं चुन सकता, वहाँ के लोग गवर्नमेंट नहीं चुन सकते, इलेक्शन नहीं कर सकते ऐसे, तो लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से चाइना ने ये बिल पास किया और कहा कि अगर कोई चाइना के खिलाफ बोलेगा तो उसको सज़ा कहाँ मिलेगी, चाइना में लाकर उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हांगकांग है और मकाऊ है, ये वन नेशन टू पॉलिसी के अंदर अंतर्गत आते हैं, क्योंकि चाइना देखिए इसका जो बाकी जो अफेयर्स मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए वो चाइना देखता है। मतलब कि हांगकांग की खुद की जो है वो आर्मी नहीं है, अगर कभी बाय द वे कोई अटैक होता है तो वो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है पीएलए चाइना की, वो इसको सपोर्ट करेगी, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। और अगर बात करें आगे हम लोग दोस्तों, तो इनका जैसे लेजिस्लेचर है, लीगल सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, ये सब, और इमिग्रेंट पॉलिसी वगैरह है ये दोस्तों, ये सब ये हांगकांग खुद बनाता है। लेकिन जैसे अगर कोई देश चाहे कि यहाँ पर वो अपनी एम्बेसी लगा सके मतलब, तो वो उसको आज़ादी नहीं है, ठीक है। अगर चाइना अगर कोई देश चाहता है हांगकांग से कि डिफेंस ट्रीटी वगैरह कोई साइन की जा सके, तो ये चाइना इसका विरोध करेगा, वो ऐसा नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये थी थोड़ी हांगकांग की हिस्ट्री। अब अगर अगला कोई रीजन की बात करें तो वह है दोस्तों मकाऊ, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कंट्री के तौर पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी आता है वन नेशन टू पॉलिसी के अंतर्गत, चाइना के अंतर्गत, और ये जो पुर्तगाली थे उनके अधीन था। लगभग पुर्तगालियों ने इस पर 450 साल तक इसमें शासन किया था दोस्तों, ठीक है। और इसको भी मतलब 100 साल के लिए चाइना ने
लीज पे दे दिया था। और फिर इसमें भी यही 50 साइन ट्रीटी 1984 के आसपास साइन की गई थी कि 50 साल तक आप इनकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको बनाए रखेंगे, उसको हनन नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर भी ये बात की गई थी। और चाइना, अगर मकाऊ की बात करें दोस्तों, तो दुनिया के जो बड़े बड़े कसिनो हैं सबसे ज़्यादा वो यहीं पर हैं, जो लॉस एंजलिस है यूएसए का, उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर कसिनो हैं। अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया बहुत छोटा है दोस्तों, 115 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसकी जो लोकेशन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो व्यापार होता था दोस्तों, ब्रिटिश जो व्यापार करते थे अंग्रेज़, वो करते क्या थे कि चाइना से जैसे कुछ सामान लाना होता था तो मकाऊ के थ्रू ही, जो एक रिवर पड़ती है बीच में, उसके थ्रू यहाँ से सामान ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब सेंड करते थे। अगर आगे बात करें हम लोग दोस्तों, तो मकाऊ जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, चीन का एक विशेष जो क्षेत्र है, और यह चीन के दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में से एक है। जैसा मैंने बताया पहले, एक हांगकांग है, दूसरा ये है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम लोग मैप में देखें कि कहाँ पर है हांगकांग मकाऊ, तो देखिए हम लोग जूम करते हैं। ये जैसे आप लोग देखे होंगे, ये चाइना दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा एरिया चाइना का है। और अगर हम लोग जूम करें दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग, ये ताइवान है, ये यहाँ पर ये ताइवान आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इधर जूम करें तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हांगकांग है और ये मकाऊ है। ये यहाँ पर दोस्तों आप लोग हल्का से देख रहे होंगे स्पेस, ये पर लीवर है, इसी के थ्रू व्यापार होता था। चाइना का अगर कहीं व्यापार करना होता था तो इसी के मतलब इसी रास्ते तो होता था। ठीक है, अगला अगर राष्ट्र या देश की बात करें किस पर चाइना का कब्जा है दोस्तों, तो वो है मंगोलिया, दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 11.83 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसके बराबर, कोलंबिया के बराबर। ठीक है, सन 1206 में चंगेज़ खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया था। और जो क्विंग राजवंश था जिसके बारे में मैंने बताया दोस्तों, 17वीं शताब्दी के अंत में इसके शासन के अधीन हो गया था। ठीक है, और चाइना ने दोस्तों इस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कब्जा कर लिया था और 1947 में इसको ऑटोनॉमस रीजन एक घोषित कर रखा था। तो ये थे दोस्तों 6 रीजन जिन पर चाइना का कब्जा है। तो दोस्तों ये थे 6 देश जिनके बारे में हमने बताया कि चाइना का विवाद है। अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत की, देखिए 43,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास की जो ज़मीन है वो चाइना ने कब्जा करके रखी है। ठीक है, लेकिन देखिए ये ज़मीन इतनी है कि इसका स्विट्ज़रलैंड भी इतना नहीं है। स्विट्ज़रलैंड का कितना है, 41,000 किलोमीटर स्क्वायर जो उसका एरिया है उतना है। ठीक है, तो ये तो रही लैंड बॉर्डर की बात। लेकिन चाइना यहाँ यहीं तक नहीं रुका, उसकी नीति जो है मुस्कुराओ और आगे बढ़ो वो हर जगह जारी है। जैसे समुद्र पर साउथ चाइना सी आप लोगों ने सुना होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई, ये सारे जो देश हैं इस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन चाइना यहाँ पर भी कूद गया और चाइना ने कहा कि ये हमारा एरिया है, इस पर कोई नहीं बोलेगा बीच में। ठीक है, और चाइना ने धीरे धीरे करके स्पार्टली आइलैंड एक वहाँ पर धीरे धीरे हवाई पट्टी बना ली। 5 साल पहले के आसपास काम शुरू किया और उसने बनवा लिया ये सब चीज़ें। ठीक है, और अपना दबदबा कायम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में दबे हुए हैं। इसलिए चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का आधा एरिया उसका है। क्योंकि जो लॉ होता है समुद्र का, उसके अनुसार अगर जैसे कोई द्वीप चाइना ने कब्जा कब्जा लिया, जैसे स्पार्टली आइलैंड है, तो उसके अंतर्गत होगा क्या कि जो आसपास का 12 किलोमीटर का एरिया होता है, एक रूल के तहत मिलता है, इंटरनेशनल रूल होता है एक दोस्तों, फिर कभी बात करेंगे, तो उसके अंतर्गत जो आपका एरिया होगा वो मिल जाएगा। तो इसके इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना कब्जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितने मैंने 6 देशों के बारे में बताया आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।